Good evening, everyone. This is chapter number 23 of क्विट इंडिया मूवमेंट मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर है ये। इसमें हम क्विट इंडिया मूवमेंट, पाकिस्तान की डिमांड और इंटरनेशनल आर्मी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब अभी तक हमने पिछले लेक्चर में बात की थी क्रिप्स मिशन के फेल होने की, और हिंदुस्तान के लोगों ने आईएनसी में से फिर से आईएनसी या फिर बाकी जो पार्टीज थी उन्होंने उसमें अलग अलग ऑब्जेक्शंस दिखाते हुए उसे फिर से रिजेक्ट कर दिया था। अब जब क्रिप्स बेचारे अपने घर वापस चले गए तो गांधी जी ने एक रेजोल्यूशन फॉर्म किया कॉलिंग फॉर ब्रिटिश विड्रॉल एंड अ नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट एनी जापानीज इन्वेजन। जो CWC मीटिंग थी यहाँ पर वो वर्धा में 14 जुलाई 1942 को हुई, जिसने इस आइडिया को, स्ट्रगल के आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया था। रेजोल्यूशन था गांधी जी का, गांधी रेजोल्यूशन कॉलिंग फॉर, इसके दो एजेंडाज थे, ब्रिटिश विड्रॉल एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट Japanese invasion. And this was accepted by CWC at a meeting, वर्धा गुजरात में on July 14, 1942। अब ये स्ट्रगल स्टार्ट क्यों हुआ था, इसके रीजंस हम देख लेते हैं। जो क्रिप्स मिशन था वो फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक वही कम्युनिटीज़ के आपसी कॉन्फ्लिक्ट्स, उन सब को सेटिस्फाई करने के लिए वाइसरॉय की सुप्रीम पावर, उन सब चीज़ों का जो क्वेश्चन था, डाउट था और डेडलॉक क्रिएट होके जो क्रिप्स मिशन था वो फेल हो चुका था। और ब्रिटिश का कहीं ना कहीं जो एटीट्यूड था कि ले लो या रहने दो, टेक इट और लीव इट, एटीट्यूड जो था वो चेंज नहीं हो रहा था। तो लोगों को एटलीस्ट ये यहाँ पर एक क्लैरिटी प्रॉपर नहीं मिल रही थी, और उन्हें एटलीस्ट ये पता था कि अब हम मतलब चुप नहीं रह सकते ब्रिटिश की इन चीज़ों के वजह से, इन चीज़ों के ऊपर। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना है या हिंदुस्तान में आज़ादी लाना है वो हमारा हक है और हम वो करके ही रहेंगे। एंड ब्रिटिश हैव नो राइट टू डिसाइड द फेट ऑफ इंडियंस विदाउट कंसल्टिंग देम। तुम बाहर से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने वाला ले आओ, वो अपनी मर्जी से हमें राय दे और हम उसे एक्सेप्ट कर ले, क्यों? लाइक यू हैव नो राइट टू डिसाइड एनीथिंग फॉर अस एटलीस्ट विदाउट कंसल्टिंग अस। अब यहाँ पर दूसरा रीज़न ये था कि लोगों के बीच में एक अनरेस्ट था, शुरू हो चुका था। लोग काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे, डिसकंटेंटेड थे यहाँ पर, क्योंकि फिर से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद महंगाई जो थी वो देश में वापस बढ़ना शुरू हो चुकी थी। अब साथ में यहाँ पर जापानीज़ इन्वेजन की जो हमें लोगों को दिखने लग चुका था, क्योंकि जो बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है वहाँ पर, जो कोस्टल एरिया से बंगाल उड़ीसा के, वहाँ पर जापानीज़ बोट जो थी वो दिखना शुरू हो चुकी थी। और यहाँ पर साथ में ये भी लोगों को पता चलने लग गया था कि जो ब्रिटिश है वो साउथ ईस्ट एशिया में अपने एक काफ़ी नुकसान जो है वो झेल चुकी है। काफ़ी एशियन और अफ्रीकन जो कॉलोनीज़ है ब्रिटिश के हाथ से जा चुकी है, तो ब्रिटिश बेचारा अपना वैसे ही लो पर चल रहा है। और ऐसा ना हो कि जो ये जापानीज़ ट्रूप्स ये हिंदुस्तान के बॉर्डर के आसपास जो घूम रही है, कहीं ना कहीं हमें फिर से अब हम ब्रिटिश की जगह हम जापान के अधीन हो जाएं। साथ में ही यहाँ पर जो ब्रिटिश का जो ब्रिटिश ने क्या किया था यहाँ पर, जब वो रिट्रीट कर रही थी, जो वापस जा रही थी अपनी साउथ ईस्ट एशियन कॉलोनी से इवैक्यूएट कर रही थी, तो उनका जो लोगों की तरफ जो रवैया था वो बिल्कुल सही नहीं था। उन्होंने दो रास्ते बनाए थे, एक था वाइट रोड, एक था ब्लैक रोड। जो ब्लैक रोड था वो इंडियन रिफ्यूजीज़ के लिए वापसी का रास्ता था, वहाँ से हिंदुस्तानियों को मूव करना था, और वाइट रोड उन्होंने अपने लिए यूरोपियन रिफ्यूजीज़ के लिए रखा हुआ था। तो कहीं ना कहीं से जो ब्रिटिश की जो रेसिस्ट पॉलिसीज़ थी वो भी यहाँ से लोगों को काफ़ी ज़्यादा शैटर किया हुआ था। साथ में मतलब जो एशियन पावर थी, एशियन पावर के ऊपर जो ये रीज़न था दैट एन एशियन पावर लाइक जापान हैज़ राउटेड आउट यूरोपियन पावर, इंपीरियलिज्म जो कब से चलाई जा रही है, तो ये सब चीज़ें जो थी वो लोगों के दिमाग में यहाँ पर चल रही थी। साथ में यहाँ पर लोगों को अब जापानीज़ इन्वेजन के अगेंस्ट भी अब जो है
जनता जागरूक हो रही थी और एक लीडर के इंतज़ार में थी कि कोई आएगा और फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन प्लान हमें बताएगा। अब यहाँ पर जुलाई 1942 मैंने डेट बता दी है, 14 जुलाई 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन जो था वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने वर्धा में पास किया था। और यहाँ पर इसी कमेटी ने कांग्रेस के इस सेशन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इस मीटिंग में गांधी जी को ऑथराइज कर दिया गया था कि वो अगला नॉन वायलेंट मास मूवमेंट का चार्ज अब संभाल लें। जो रेजोल्यूशन था क्विट इंडिया मूवमेंट का, इसे मतलब जनरली रेफर किया गया, नाम रखा गया क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने प्रपोज किया इस चीज़ को, एंड देन इट वाज फर्दर अप्रूव्ड बाय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मीटिंग इन अगस्त इन मुंबई। इसे फर्दर अप्रूव कर लिया गया। इट वाज प्रपोज्ड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड सेकंड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल, एंड इट वाज टू बी अप्रूव्ड बाय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मीटिंग इन बॉम्बे इन अगस्त। अब जो ये रेजोल्यूशन था ये फर्दर कांग्रेस मीटिंग हुई बॉम्बे में, ग्वालियर टैंक में, वहाँ पर इसे रेटिफाई किया गया 8 अगस्त 1942 को। और यहाँ पर इस मीटिंग का जो फर्दर जो बाकी उद्देश्य थे वो क्या थे? द मीटिंग ऑल्सो रिजॉल्व्ड टू डिमांड एन इमीडिएट एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस मूवमेंट के ज़रिए हिंदुस्तान में ब्रिटिश का जो एक इमीडिएट इम्पीरियलिस्ट जो एक कंट्रोल है उसे हिंदुस्तान में ख़त्म करने की मांग रखी गई। साथ में एक कमिटमेंट रखी गई कि अब जो है हम हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाएंगे और हर लेवल पर फ्री इंडिया को हम डिफेंड करेंगे अगेंस्ट ऑल सुप्रीम पावर्स लाइक फैसिज्म, नाजिज्म, इम्पीरियलिज्म। हम हर एक चीज़ का बंद करके देश को हम आज़ादी दिलाएंगे। साथ में इस कमेटी में इस चीज़ पर भी बात हुई कि हम एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगे ब्रिटिश के विड्रॉल के बाद। साथ में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सैंक्शन किया गया कि उसे हम लॉन्च करेंगे अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। और गांधी जी को इस स्ट्रगल का जो लीडर है वो नेम कर दिया गया। आपको 2 डेट्स याद रखनी है, जुलाई 14 1942 जब इस रेजोल्यूशन को गांधी जी ने पेश किया था। इस रेजोल्यूशन को जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सामने समक्ष रखा और 8 अगस्त को वहाँ पर इस रेजोल्यूशन को पास किया गया था। कौन सा रेजोल्यूशन था? क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। और डेट क्या थी? 8 अगस्त 1942। जगह थी ग्वालियर टैंक, बॉम्बे, जहाँ पर इसे पास कर दिया गया और इसमें फर्दर डिमांड्स जो थी वो ऐड की गई और इसे एक्सेप्ट कर लिया गया। अब गांधी ने अलग अलग सेक्शंस के लोगों को अलग अलग हिदायतें दी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट या एक्टिव पार्टिसिपेशन करने के लिए। गांधी ने अलग अलग सेक्शंस के जो लोग थे उन्हें गाइड किया। सबसे पहले जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे उन्होंने कहा कि तुम्हें नौकरी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, डू नॉट रिज़ाइन फ्रॉम जॉब बट डिक्लेयर योर एलिजेंस टू द कांग्रेस को सपोर्ट करना शुरू कर दो, इसके एजेस के अंदर काम करने लग जाओ, पर अपनी नौकरी छोड़ने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। सोल्जर्स को कहा कि आर्मी को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, डू नॉट लीव और रिज़ाइन आर्मी, लेकिन अपने भाइयों पर, अपने जो हिंदुस्तान के लोग हैं अगर वो कहीं एजिटेट कर रहे हैं, कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो तुम्हें गोली चलाने की ज़रूरत नहीं है, तुम गोली चलाने से मना कर देना। स्टूडेंट्स को कहा गया कि अगर कॉन्फिडेंट हो, अगर विश्वास रखते हो तो अपनी पढ़ाई को फ़िलहाल छोड़ दो। जो पेजेंट्स थे उन्हें कहा गया कि अगर जिन ज़मींदार्स को तुम टैक्सेस या रेवेन्यू पे करते हो, अगर तो वो सरकार के लॉयलिस्ट हैं तो उन्हें टैक्सेस या जो रेंट है वो पे करना बंद कर दो, और अगर वो एंटी गवर्नमेंट है तो उन्हें टैक्सेस पे कर दो। जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स है उन्हें कहा गया कि तुम अपने यहाँ जो तुम्हारी जनता है उससे सपोर्ट करो, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो और लोगों की जो सोवेर्निटी है उसे एक्सेप्ट करो। यहाँ पर जो वहाँ के इन्हीं रियासतों के जो लोग थे उन्हें कहा गया कि अगर तुम्हारा रूलर जो है वो अच्छा है, हिंदुस्तान के लिए एक देशभक्त है और एक एंटी गवर्नमेंट आदमी है तो उसे सपोर्ट करो, अगर नहीं है तो अपने आप को एक आज़ाद देश का नागरिक डिक्लेयर कर दो तुम सब। साथ में गांधी जी ने यहाँ पर एक मंत्र दिया जिसे कहा गया डू और डाई, ये मंत्र था। गांधी जी ने यहाँ पर एक लाइन कही, उन्होंने कहा हियर इज़ अ मंत्र, अ शॉर्ट वन दैट आई गिव यू, यू मे इम्प्रिंट इट ऑन योर हार्ट्स एंड लेट एवरी ब्रेथ ऑफ योर्स गिव एक्सप्रेशन टू इट, एंड द मंत्र इज
do or die. We shall either free India or die in the attempt. We shall not live to see the perpetuation of our slavery. अब हमें और गुलाम बनने की ज़रूरत नहीं थी. अब ये मूवमेंट जो था वो धीरे धीरे पूरे देश में फैल चुका था. इसका एक अच्छा टेम्पो बिल्डअप हुआ, जिसकी जो शुरुआत थी वो जब इंडिविजुअल सत्याग्रह किया गया था तब से ही बनना शुरू हो चुकी थी. अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट थी वो कांग्रेस से किसी भी सूरत में किसी भी मोड़ पर जो था वो नेगोशिएशन करने के हक में बिल्कुल नहीं थी. और उन्होंने यहाँ पर वेट नहीं किया कि फर्दर हम इनकी डिमांड सुने, इनके ऑब्जेक्टिव सुने या ये कोई एक्शन ले उस पर हम रिप्रेशन करें. गवर्नमेंट ने सीधा नेगोशिएशन करने के वो मन में थी नहीं, मूड में थी नहीं, एंड दे स्टार्टेड टेकिंग रिप्रेसिव मेजर्स इवन बिफोर द फॉर्मल लॉन्चिंग ऑफ दिस कैंपेन. 9 अगस्त 1942 को 9 अगस्त 1942, अब यहाँ पर जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पर मतलब जस्ट आफ्टर वन डे 8 अगस्त 1942 को ये रेजोल्यूशन को पास किया गया था. और यहाँ पर 9 अगस्त 1942 को एक सिंगल स्वीप में, जिसे बोलते हैं ना क्लीन बोल्ड, जितने आईएनसी के लीडर्स थे बड़े बड़े उन सबको अरेस्ट कर लिया गया यहाँ पर और उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया टू अननोन डेस्टिनेशंस. कहीं उन्हें गुमनाम कर दिया गया. यहाँ पर जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी थी, और जो प्रोविंशियल कमेटीज़ थी उन्हें अनलॉफुल या इलीगल एसोसिएशंस डिक्लेयर कर दिया गया. कौन कौन थी? कांग्रेस वर्किंग कमेटी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एंड प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटीज़. सब कुछ अनलॉफुल है, सब कुछ इलीगल है अंडर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1908. इस एक्ट के अंदर जो पब्लिक मीटिंग्स थी, असेंबलीज थी, उन्हें प्रोहिबिट कर दिया गया अंडर डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स. साथ में ही जो इस्टेब्लिश्ड लीडर्स थे, द रिमूवल ऑफ इस्टेब्लिश्ड लीडर्स, जब ऑब्वियसली जब लीडर्स चले जाएंगे तो जो यूथ है या जो पार्टिसिपेंट्स है वो लीडरलेस हो जाएंगे. अब उन्हें समझ नहीं आएगा कि फर्दर जो इनिशिएटिव था मूवमेंट को आगे बढ़ाने का वो कैसे लिया जाए. अब ऐसी सूरत में एक यंग डायनामिक लेडी सामने आई और उन्होंने कांग्रेस कमेटी को प्रिसाइड किया और लोगों को जागरूक किया, इनकरेज किया इस मूवमेंट के लिए. एंड दिस वुमन वाज नन अदर देन अरुणा आसिफ अली. अरुणा आसिफ अली ने उस समय तक, जिन्हें कोई नहीं जानता था, उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग को प्रिसाइड किया, प्रेसिडेंट बनी, वहाँ पर लोगों को इनकरेज किया, देश का तिरंगा, फ्रीडम का एक जो हिंदुस्तान का झंडा था उसे लहराया. और कांग्रेस वर्किंग कमेटी का 9 अगस्त का सेशन जो था उसे प्रिसाइड किया था. 9 अगस्त का सेशन, लेडी वॉज अरुणा आसिफ अली. अब यहाँ पर पूरे देश में जो था वो हाहाकार मच चुका था. सत्याग्रही और भी सामने बढ़ चढ़कर, अब अपनी जब लीडर्स उनकी जेलों में थे तो वो खुद भी सैक्रिफाइस करने के लिए सामने आ रहे थे. द जनरल पब्लिक अटैक्ड सिंबल ऑफ अथॉरिटी, होइस्टेड नेशनल फ्लैग्स फोर्सिबली ऑन पब्लिक मीटिंग्स. सत्याग्रही जो थे वो अब यहाँ पर अरेस्ट कर रहे थे. जो ब्रिजेस थे उन्हें उड़ाने लग गए थे, रेलवे ट्रैक्स में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे, टेलीग्राफ लाइंस, फोन लाइंस, इन सबको डिसरप्ट कर दिया गया था. और स्पेशली ये मेन एक्टिविटीज़ थी, वायलेंट एक्टिविटीज़, ये यूनाइटेड प्रोविंसेस मतलब यूपी और बिहार के एरियाज़ में बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होने लगी थी. जो स्टूडेंट्स थे वो स्कूल्स में स्ट्राइक करने लग चुके थे और कॉलेजेस में भी प्रोसेशंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे. और इलीगल न्यूज़पेपर्स, शीट्स, पत्रिकाज जो थे वो लिख रहे थे और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे. और साथ में ही जो अंडरग्राउंड नेटवर्क्स था इस टाइम नेशनलिस्ट लीडर्स का, उनमें कुरियर्स का काम यहाँ पर वो कर रहे थे. जो मिल्स के जो वर्कर्स थे, जैसे कि अहमदाबाद है, बॉम्बे है, जमशेदपुर है, अहमदनगर है, पूना, यहाँ के जो इंडस्ट्रीज़ थी, यहाँ के जो वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पर जा चुके थे. अब कुछ एक्टिविटीज़ अंडरग्राउंड लेवल पर भी चल रही थी. जो फॉरवर्ड ब्लॉक के जो मेंबर्स थे, सोशलिस्ट थे, और गांधी के जो आश्रम के लोग थे, प्लस नेशनलिस्ट थे, रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट थे, और लोकल ऑर्गेनाइजेशंस थी, बॉम्बे, पुणे, सतारा, बड़ौदा, गुजरात के कुछ हिस्सों की, कर्नाटका की, केरला की, आंध्र प्रदेश, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार एंड दिल्ली, ये सब लोग अब आपस में एकजुट हो चुके थे. अब यहाँ पर जो मेन पर्सनालिटीज़ थी जो अंडरग्राउंड एक्टिविटी कर रही थी वो थी राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसिफ अली, उषा मेहता, बीजू पटनायक, छोटा भाई पुरानिक, सुचिता कृपलानी और आरपी गोयनका.
अब यहाँ पर ये लोग जो थे, अब ऑब्वियसली अगर ये सामने आते तो इन्हें भी अरेस्ट कर लिया जाता। तो ये लोग अपना अंडरग्राउंड नेटवर्क और स्ट्रॉन्ग बना रहे थे, बाकी एसोसिएशंस के लोगों से जुड़ रहे थे। यहाँ पर उषा मेहता जो थी, उन्होंने एक अंडरग्राउंड रेडियो स्टार्ट किया था बॉम्बे में इस समय लोगों को जागरूक करने के लिए। लेडी थी उषा मेहता एंड शी स्टार्टेड एन अंडरग्राउंड रेडियो इन बॉम्बे। अब ये जो अंडरग्राउंड एक्टिविटी का जो फेस था, उसने लोगों का जो मोराल था वो बहुत ही हाई रखा। साथ में जो आर्म्स एंड अम्यूनेशन थी उसकी गाइडेंस लोगों को मिलती रही, वो डिस्ट्रीब्यूट होते रहे और लोगों को एक लाइन ऑफ कमांड जो था वो इनके थ्रू मिलता रहा। अब यहाँ पर कुछ लोगों ने पैरेलल गवर्नमेंट्स का इस्टेब्लिशमेंट शुरू कर दिया, सेटअप कर दिया। जैसे कि बलिया जो एरिया था, यहाँ पर अगस्त 1942 में चिट्टू पांडे के नाम से एक आदमी ने एक पैरेलल गवर्नमेंट जो थी वो ऑर्गेनाइज कर दी, एक हफ्ते के लिए सेटअप कर दी थी। जो मिदनापुर में तमलूक नाम का एरिया था, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। जातीय सरकार नाम की एक एसोसिएशन ने एक पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म करते हुए इस समय जो साइक्लोन आया था उसके प्रति उस समय लोगों की बहुत मदद की। स्कूल्स को ग्रांट सैंक्शन करवाए, जो पैडी क्रॉप थी वो सप्लाई की, फ्रॉम रिच टू पुअर। साथ में ही विद्युत वाहिनीज के नाम से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को सेटअप करते हुए काम किया। महाराष्ट्र का जो सतारा इलाका था, यहाँ पर 1943 से 45 के बीच में प्रति सरकार नाम से एक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था, जिसके मेन लीडर्स थे YB चवन, नाना पाटिल एक्सेट्रा। यहाँ पर इन लोगों ने न्यायदान मंडल ऑर्गेनाइज किया, न्यायदान मंडल्स सॉर्ट ऑफ पंचायत सिस्टम। देन विलेज लाइब्रेरीज वर सेटअप फॉर पीपल। यहाँ पर गांधी मैरिजेस को ऑर्गेनाइज किया गया था और प्रोपोगेट किया गया था। इस समय बिजनेसमैन जो लोग थे, बिजनेस इंडस्ट्री के लोग थे, उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ कर लोगों को, नेशनलिस्ट को डोनेशंस दिए, शेल्टर दिया और मैन एंड मटेरियल हेल्प प्रोवाइड की। स्टूडेंट्स ने कुरियर्स बन के बहुत मदद की थी। विलेजर्स ने और कुछ नहीं तो उन्होंने कोई भी इंफॉर्मेशन लीक करने से मना कर दिया था, शेल्टर दिया लोगों को। ट्रेन ड्राइवर्स और पायलट्स ने बॉम्ब्स और बाकी सामान डिलीवर करने का काम किया। और सरकारी ऑफिशियल्स जो थे, स्पेशली जो क्लर्क्स थे, उन्होंने सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लोगों को, एक्टिविस्ट को लाके दी थी, स्पेशली पुलिस के लोगों ने। अब यहाँ पर ये मूवमेंट में मास पार्टिसिपेशन काफ़ी लेवल पर बढ़ चुका था। यूथ, विमेन, वर्कर्स, पेजेंट्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मुस्लिम्स, हर भाग के लोग जो थे यहाँ पर बिना किसी लड़ाई झगड़े से देश की आज़ादी के लिए काम कर रहे थे। जो कम्युनिस्ट थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस मूवमेंट में, क्विट इंडिया मूवमेंट ने पार्टिसिपेट नहीं किया। येट टू बी मैंशनड और वर्थ टू बी मैंशनड, मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेट किया था विदाउट एनी कम्युनल क्लैशेस। लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम मुस्लिम लीग के बारे में बात करें तो मुस्लिम लीग ने क्विट इंडिया मूवमेंट को बॉयकॉट किया था। जो कम्युनिस्ट थे उन्होंने इस मूवमेंट को बॉयकॉट किया था क्योंकि यहाँ पर रशिया को जर्मनी ने अटैक कर दिया था एंड रशिया एंड ब्रिटिश वर ऑन द सेम साइड, सो कम्युनिस्ट वर सपोर्टिंग ब्रिटिश। अब यहाँ पर जो हिंदू महासभा है उसने भी इस मूवमेंट को बॉयकॉट किया और जो प्रिंसली स्टेट्स थे वहाँ पर भी काफ़ी जो रिस्पॉन्स था वो काफ़ी लो लेवल पर दिखाई दिया था। इसके अलावा अब सरकार की अगर हम रिस्पॉन्स के बारे में बात करें क्विट इंडिया मूवमेंट की तरफ, तो ऑब्वियसली सरकार तो कभी चुप नहीं बैठेगी। रिप्रेशन हमेशा ही सिविल रहा, लेकिन मार्शल लॉ अप्लाई नहीं किया गया। ओपनली क्राउड्स पर, निहत्थे लोगों पर लाठीचार्ज किया गया। जो टीयर गैस थी, आंसू बम होता है, वो चलाया गया। ओपन फायरिंग की गई। तकरीबन 10,000 लोग जो थे वो इस मूवमेंट के वेक में जो थे वो मारे गए थे। प्रेस, ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्शन ऑफ प्रेस, मिलिट्री टुक ओवर मैनी सिटीज़, पुलिस का कंट्रोल बढ़ चुका था, सीक्रेट सर्विसेज का काम बढ़ चुका था, ये सब लोग एक्टिव हो चुके थे। और रिबेलियस विलेजेस जो थे उन्हें बहुत ज़्यादा हेविली पनिश किया गया, फाइन किया गया था। अब यहाँ पर जो लीडर्स थे, लेफ्ट विदाउट लीडर्स, देयर वाज नो रिस्ट्रेंट एंड वायलेंस बिकेम वेरी कॉमन। ये मूवमेंट भी वापस वायलेंट हो गया। मेन एरियाज़ जो थे जहाँ पर एक वायलेंट स्ट्रीक जो थी वो लोगों में देखने को मिली थी, वो थे यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार, मिदनापुर, महाराष्ट्र, कर्नाटका। जो अपर क्लास एंड ब्यूरोक्रेटिक लोग हैं वो मोस्टली सरकार के यहाँ पर भी लॉयल्स ही रहे थे, दे स्टेड अवे फ्रॉम दिस मूवमेंट। लेकिन स्टूडेंट्स, वर्कर्स और पेजेंट्स जो थे वो इस मूवमेंट की बैकबोन रहे थे। अब यहाँ पर गांधी जी फिर से व्रत करने वाले थे।
In February 1943, Gandhi started a fast as an answer to the exhaustion by the government to condemn violence. The fast was directed against the violence on the state, and the popular response to the news of the fast was immediate and overwhelming. यहाँ पर गांधी जी ने फास्ट ऑर्गेनाइज कर दिया अपना, और डेट थी February 1943 की. February 1943 फास्ट तो हमें पता है कि आदमी कर रहा है, महात्मा गांधी. अब यहाँ पर प्रोटेस्ट, जब गांधी के फास्ट के बारे में न्यूज़ बढ़ी, और वो फास्ट क्यों कर रहे थे, एज एन आंसर टू द गवर्नमेंट एंड अगेंस्ट और कंडेम वायलेंट एक्टिविटीज़. तो जगह जगह प्रोटेस्ट होने लगे, घरों में, बाहर हिंदुस्तान में, बाहर के देशों में हड़ताल, डेमोन्स्ट्रेशन, स्ट्राइक्स, ये सब देखने को मिली थी. वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 3 मेंबर्स ने इस समय रिज़ाइन दे दिया था. और गांधी के इस फास्ट से हासिल क्या हुआ वो हम देख लेते हैं. सबसे पहले लोगों का जो एक मॉरल सपोर्ट था, पब्लिक का जो मोरल था वो फिर से हाई हो चुका था. लीडर्स के प्रति जो मॉरल सपोर्ट था वो फिर बढ़ चुका था. एंटी इम्पीरियलिस्ट या एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स जो थी, या हेट्रेड जो था, वो फिर से राइज अप हो चुका था. पॉलिटिकल एक्टिविटी का एक फिर से ग्राउंड फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर. गवर्नमेंट की जो हाई हेडेडनेस थी और जो एटीट्यूड था लोगों की तरफ, उसे रिवील किया गया, उसे बैडली कंडेम किया गया था यहाँ पर. और यहाँ पर गांधी गॉट द बेटर ऑफ हिज ओपोनेंट्स एंड रिफ्यूज टू ऑब्लाइज बाय डाइंग. गांधी जी ने कहा मैं नहीं झुकूंगा चाहे मैं मर जाऊंगा. और इसी बीच में 23 मार्च 1943 को, ये तो बहुत आसान है याद करना, 23/03/1943 पाकिस्तान डे वॉज ऑब्जर्व्ड. फर्स्ट पाकिस्तान डे वॉज ऑब्जर्व. ठीक है. अब यहाँ पर देश में आ गया है फेमीन इन 1943. अब ये जो मोस्टली इफेक्टेड एरिया था फेमीन का, वो था हमारा बंगाल वाला एरिया. ये हमारा बांग्लादेश वाला जो एरिया है, साउथ वेस्ट बंगाल एरिया, दिस वॉज वर्सली हिटेड और अफेक्टेड. तकरीबन 3 मिलियन लोग जो थे वो इस मूवमेंट के, इस फेमीन के चलते पेरिश हो चुके थे बेचारे. किसी को मलेरिया हो गया था, किसी को कॉलरा हो गया था, एपिडेमिक्स फैल चुके थे, स्टार्वेशन, भुखमरी की सिचुएशन आ चुकी थी, मैल न्यूट्रिशन हो चुका था. और इस फेमीन के जो मेन फंडामेंटल कॉजेज़ थे वो World War II में आर्मी को पहुंचाई गई रेकलेसली, या फिर अनअकाउंटेबल अमाउंट की जो फूड स्टफ्स थे वो रहा एक मेन रीज़न, जिससे लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा. साथ में ही बर्मा और साउथ ईस्ट एशिया से जो राइस इंपोर्ट्स थे वो हिंदुस्तान को आना बंद हो चुके थे. और फेमीन जो था वो इतना ज़्यादा एग्रीवेट हो गया ड्यू टू द मिस मैनेजमेंट डन बाय द गवर्नमेंट. और ऐसा था कि कुछ बड़े शहरों से भी फूड सप्लाईज एक्सपोर्ट किए गए थे, लेकिन वहाँ पर प्रॉपर मैनेजमेंट हुआ. लेकिन छोटे शहरों को किसी ने नोटिस नहीं किया, और इस मिसमैनेजमेंट की वजह से यहाँ पर फेमीन आ चुका था. अब इसी बीच में राजा गोपालाचारी एक फार्मूला लेकर आए. अब ये फार्मूला क्या है, ये एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए इन्होंने एक फार्मूला दिया था. इस चीज़ को मैं अगले लेक्चर में कवर करूँगी. यहाँ पर हम राजा गोपालाचारी फार्मूला के बारे में बात करेंगे. साथ में ही एक पैक्ट हुआ था, देसाई लियाकत पैक्ट. देसाई है हमारे भूला भाई देसाई, और लियाकत अली खान है हमारे पाकिस्तान के. इनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, पैक्ट साइन हुआ था, जिसे एग्जैक्टली किसी ने नहीं माना. लेकिन फर्दर वेवल प्लान आएगा, यहाँ पर वेवल प्लान आएगा, हम उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर. इसके साथ ही यहाँ पर INA का, सुभाष चंद्र बोस का INA की आर्मी जो थी वो कैसे कैसे फॉर्म हुई, हम उसके बारे में बात करेंगे. सो दिस वॉज अ ब्रीफ अबाउट योर क्विट इंडिया मूवमेंट.